हेलो साथियों, स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट के प्रिपरेशन में लगे होंगे। साथियों, उसी के संदर्भ में आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ प्रश्नों का, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, ये कुछ प्रैक्टिस सेट जो पहली क्लास लेकर आया हूँ, इसको करने पर आपको आइडिया लगेगा कि जो है सीटेट जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो है क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। साथियों, यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा। साथियों, समावेशी शिक्षा की बात करें, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, इसमें साथियों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत साथियों जो है इसमें 6 से 14 वर्ष के समस्त बालकों को जो है शिक्षा का प्रावधान हो, चाहे वह निःशक्त बालक हो, चाहे वो अधिगम अक्षमता बालक हो। सांस्कृतिक, धर्म, जाति और लिंग के स्थान पे उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको शामिल करके उसे जो है एजुकेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को निम्नलिखित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। साथियों, अभी पहले प्रश्न में ही आपने देखा कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये समावेशी शिक्षा का जो है वकालत करता है। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न उसी के संदर्भ में है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डैश विचारधारा है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान लिंग, कोई भी लिंग, धर्म और स्थान के रूप में भेदभाव नहीं किया जाएगा और उनको समावेशी शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि। साथियों, यदि हम एक शिक्षक हैं तो हमें एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो विकल्प में देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षक होने के नाते इन सब विकल्पों में हमें एक सबसे अच्छा विकल्प के रूप में क्या चुनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो कह रहा है वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। साथियों, यदि हम अध्यापक हैं अथवा अध्यापिका हैं तो हम सभी बच्चों को साथ लेकर चलेंगे। एक शिक्षक होने के नाते वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी संस्कृति से हो। तो यहाँ पे हम सभी संस्कृतियों, धर्म, लिंग और जाति का महत्व देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को प्रभावी रूप से सिखाते हैं जब। इसमें कह रहा है कि बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो कह रहा है विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। विभिन्न गतिविधियों में साथियों कोई भी गतिविधि हो, चाहे वो अन्वेषण गतिविधि हो, संवाद विधि हो, उसमें बच्चों को सक्रिय रूप से एक शिक्षक होने के नाते हमें उसे अवसर प्रदान करना है, जिससे वह अपने ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से जो है भाग ले सके। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न। साथियों, कह रहा है कि हम टीचर हैं तो हमें, यदि बच्चा हमसे कक्षा में प्रश्न पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बच्चा हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, तो पूछने के लिए उसे, सॉरी साथियों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। साथियों, यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम, जब बच्चा हमसे क्लास में प्रश्न पूछ रहा है तो उसे हम प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे, उसे हम
जो है प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ना कि यहाँ पे हतोत्साहित लिखा है। यहाँ पे हतोत्साहित नहीं करना है, हमेशा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। साथियों, सार्थक अधिगम का तात्पर्य है कि बच्चे जहाँ पे जो है सक्रिय रूप से कक्षा कक्ष में या कक्षा कक्ष के बाहर जो है भाग लेते हैं, जिससे वे अपने ज्ञान के निर्माण में स्वयं भागीदारी बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे जो है मुख्य प्रक्रिया नहीं है सार्थक अधिगम में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंठस्थीकरण। हमें जो है बच्चों को कोई चीज़ याद नहीं करवाना है, क्योंकि याद करवाना एक निगेटिव वर्ड हो जाता है। तो हमें बच्चों को जो है सक्रिय रूप से उसे समझने पर समझ आधारित अधिगम देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं होगा साथियों। नेक्स्ट विकल्प है, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की गलतियां जो है वो अधिगम में एक जो है सक्रिय रूप से वो जो है भूमिका निभाती है। क्योंकि कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ गलतियों से ही सीखते हैं। तो यहाँ पे उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन को, साथियों यहाँ पे मूल्यांकन को किस रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। साथियों, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ना कि आवश्यक रूप से एक भाग होना चाहिए। क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों के विभिन्न प्रकार का मूल्यांकन करते हैं, उसका अधिगम से ही संबंधित नहीं, अधिगम से संबंधित मूल्यांकन को ही नहीं लिया जाएगा, उसके खेलने से संबंधित, उसके सांस्कृतिक संबंधित, उसको एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। साथियों, इसमें कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से अधिगम क्या है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कह रहा है कि एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है संरचनात्मक दृष्टिकोण। हमेशा बच्चों में जो है बच्चों को सक्रिय रूप से सिखाना चाहिए हमको, क्योंकि जब सक्रिय रूप से सीखेगा और वो समझेगा, चिंतन करेगा, तो ही वो अपने में एक स्किल डेवलप करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के बारे में नकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, साथियों, जब शिक्षक को विद्यार्थियों की योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विचार होता है, यह शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों में जो उनकी योग्यता होती है उसमें एक सकारात्मक विचार होता है, तब विद्यार्थी क्या होता है, इसमें हमें विकल्प में जो है देखना है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जब एक शिक्षक किसी विद्यार्थी में सकारात्मक रूप से विश्वास करता है तो विद्यार्थी यहाँ पे साथियों वो प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है और पढ़ने के लिए तत्पर होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करती है। साथियों, एक अध्यापक होने के नाते हम बच्चों की समस्या समाधान से संबंधित उनको सक्षम बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर कह रहा है कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने में
बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमेशा बच्चों को उनको एक कार्य देना चाहिए कि वे अपना समस्या समाधान स्वयं हल करें, उस पर विचार करें, साथ ही उस पर विचार करें, चिंतन करें, जिससे वे सक्रिय रूप से अनुमान लगाएंगे और बहुविकल्पों को देखने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ हमें बताना है कि जब बच्चे स्वयं प्रयास करते हैं, स्वयं सक्रिय रूप से क्लास में जो है अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो वो किसका उदाहरण होता है? तो यहाँ पे बता दें कि जब बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा क्लासरूम में एक्टिव है, तो वह किस रूप में जाना जाता है? क्लास किस रूप में है? वो शिक्षक केंद्रित है या बाल केंद्रित है? तो साथियों आपको बता दें कि क्लास यहाँ पे बाल केंद्रित है, तो हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? कह रहा है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य करने को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो साथियों उनकी संभावना क्यों है? क्योंकि जब बच्चा जो है साथियों महसूस करता है कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और वो हतोत्साहित महसूस करता है, तो यहाँ पे जो अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहा है, तो वो संज्ञान से संबंधित हो जाती है और वो कह रहा है कि वो प्रयास करना छोड़ देता है। प्रयास करना यहाँ पे उसके संवेग से संबंधित हो जाती है, संज्ञान और संवेग, क्योंकि वो इमोशनल रूप से जो है उसको अपने आप रूप में देखने लगता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो हतोत्साहित हो रहा है और वो आसानी से कार्य को छोड़ दे रहा है, कह रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, क्योंकि दोनों एक रूप से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? साथियों यहाँ पे पूछ रहा है कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक। साथियों माध्यम को हम कारक रूप से भी जाने जाते हैं, माध्यम को कारक नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक कारक। साथियों आपको बता दें कि जो प्राथमिक समाजीकरण जो होता है, समाजीकरण के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक समाजीकरण, एक होता है साथियों प्राथमिक समाजीकरण, और दूसरा होता है जो है द्वितीय समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण है, द्वितीयक समाजीकरण अथवा जो है गौड़ समाजीकरण। तो इसमें समाजीकरण का माध्यम एक प्राथमिक है, एक द्वितीय। तो प्राथमिक जो आ जाएगा और इस ऑप्शन में, तो यहाँ हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी परिवार। क्योंकि विद्यालय और मीडिया और सरकार की बात करें, विद्यालय भी द्वितीय समाजीकरण का माध्यम है, मीडिया भी द्वितीय समाजीकरण का कारक है और सरकार भी। तो यहाँ पे जो विकल्प है उसके अनुसार परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो राइट आंसर यहाँ पे परिवार हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि? साथियों जीन पियाजे के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कह रहा है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। साथियों हमेशा कोई बच्चा होगा तो जो उसकी सोच होगी वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है हमेशा, क्योंकि बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से कभी नहीं जो है अलग होती, केवल गुणात्मक रूप से बच्चा जो है वयस्कों से अलग सोचता है, भिन्न सोचता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो साथियों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए लेकर आए थे। तो ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो और अब आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट दूसरा भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ,
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, क्लास में आप लोग साथियों नए हो तो क्लास को लाइक के साथ साथ जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए साथियों, थैंक यू। जय हिंद।